हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा। आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ चंडीगढ़ से, जहां पर 5 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत होनी है। सत्र की कार्रवाई के दौरान कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, जिसमें आपको बता दें विधानसभा परिसर में बाबा साहिब की प्रतिमा लगेगी। कैंसर, किडनी और एड्स रोगियों को पेंशन का ऐलान संभव है। सत्र में स्कीम शुरू करने की घोषणा की जा सकती है। ये बड़ा फैसला सरकार द्वारा लिया जा सकता है। वहीं 5 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत में बजट भी जब पेश होगा, इसे लेकर अभी से बजट को लेकर सारी तैयारियां की जा रही हैं। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब गुरुग्राम दौरे पर थे, तब उन्होंने दिल्ली में हरियाणा के तमाम सांसदों के साथ मुलाकात की थी और बजट को लेकर चर्चा की थी। केंद्र सरकार का भी अभी हाल ही में बजट आया है, तो उसके साथ समन्वय बैठे और कौन कौन से क्षेत्रों में कौन कौन सी योजनाओं की जरूरत है, कहां पर विकास को लेकर कितना खर्च किया जाए, इन तमाम मसलों पर मुख्यमंत्री ने हरियाणा के सांसदों से भी चर्चा की थी और बजट को लेकर तैयारियां पूरी हैं। 5 मार्च से शुरू होगा बजट सत्र। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश गुप्ता जुड़ चुके हैं। राकेश जी, मुख्यमंत्री पहले भी बजट की तैयारियों को लेकर कई मीटिंग्स कर चुके हैं, बजट सत्र आने को है, ऐसे में क्या बड़ा देखने को मिल सकता है इस बार के सत्र में? देखिए, सत्र जो है अपने आप में कई तरह से ये महत्वपूर्ण सत्र होगा और रोचक सत्र होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कोरोना काल में पहला बजट सत्र आ रहा है और कोरोना का आप जानते हैं कि अभी तक कम जरूर हुआ है सर, लेकिन पूरी तरह से निपटा नहीं है। तो पिछला जो सत्र हुआ था मानसून का हरियाणा का, उसी तर्ज पर होगा, डिस्टेंसिंग के साथ होगा। और इस सत्र के दौरान एक महत्वपूर्ण बात यह रहेगी कि बजट सत्र के पहले दिन संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का जो है स्थापना विधानसभा परिसर में की जाएगी, ऐसा हमारे सूत्रों ने बताया है। तो ये एक नया जो प्रयास है, आप इससे पहले पिछले सत्र के दौरान जानते हैं कि कृष्ण भगवान का जो रथ की एक महाभारत का संदेश देता है, जो कृष्ण की मूर्ति है, उसका अनावरण पिछले सत्र के दौरान किया गया था। तो अभी इस दौरान जो बाबा साहब की जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया जाएगा। और बजट सत्र के दौरान आप जानते हैं कि प्रदेश के लिए वित्तीय वर्ष 2021 और 22 का जो बजट आना है उस पर काम चल रहा है और इस सत्र का बुलाए जाने का उद्देश्य भी यही है। और कल हमारी जो स्पीकर हैं उनसे बात हुई है, उनका ये भी कहना है कि इस दौरान हरियाणा के जो 163 कानून हैं उन पर से पंजाब का नाम हट जाएगा। यानी कि अब आप जानती हैं 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब हरियाणा से अलग हुए थे। तो ऐसे में अभी भी हरियाणा के कानूनों पर पंजाब का नाम आता था, तो ये अब हरियाणा को अपने कानून मिलेंगे बेसिकली। और इसके साथ साथ बजट में जिस तरह से एक एक्सरसाइज चल रही है, आप जानते हैं कि वित्त विभाग जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास है। पिछले साल का जब बजट आया था उस दौरान भी एक लंबी कवायद की गई थी, न केवल विधायकों सांसदों बल्कि इंडस्ट्रियलिस्टों से, व्यापारियों से, सब हर वर्ग से बात की गई थी। इस दफे भी वो एक्सरसाइज जो है जारी है। दिल्ली में मुख्यमंत्री एक बैठक कर चुके हैं सांसदों के साथ और इसी तरह से इंडस्ट्रियलिस्टों और अन्यों के साथ भी विचार विमर्श जारी है। उनकी बजट को लेकर क्या डिमांड है, क्या सोच है, इस बात को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं वो सभी वर्गों से बात करते हैं। और बजट से पहले एक्साइज पॉलिसी आनी है, उस पर भी काम चल रहा है। और बजट के दौरान अभी क्योंकि इस बात का खुलासा नहीं है कि विधायकों के साथ, क्योंकि सर्वदलीय बैठक मुख्यमंत्री ने पिछले साल की थी, इस दफा इस बैठक का क्या है अभी इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जैसा आपने कहा कि किन क्षेत्रों पे फोकस रहने वाला है, ये जो संकेत अभी मिल रहे हैं तो उसमें यही है कि शिक्षा, स्वास्थ्य इस समय बड़ा विषय है। और आपने देखा कि किस तरह से पिछला साल कोरोना की भेंट चढ़ा है और किस तरह सरकार को जो है अतिरिक्त इस पर खर्च कर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवानी पड़ी हैं कोरोना काल में विशेषकर। तो इस दौरान जो है आधारभूत जो संरचना का क्षेत्र है उस पर भी फोकस किया जाना है।
सरकार का रेवेन्यू कैसे बढ़े और खर्चे कैसे तो कई सारे बिंदु जिन पर अभी विचार विमर्श हो रहा है, मंथन हो रहा है। अब देखते हैं कि किस तरह का बजट प्रदेश में सरकार लेकर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको किसान आंदोलन से जुड़ी हुई बताते 82वां दिन है आज किसान आंदोलन का। 16 फरवरी को देश भर में किसानों का कार्यक्रम। सर छोटू राम की जयंती पर दिखाएंगे किसान एकजुटता। उसके बाद 18 फरवरी को किसान करेंगे रेल रोको कार्यक्रम 12 से शाम 4 बजे तक। 18 फरवरी को रेल रोको अभियान करने वाले हैं किसान, तो सावधानी बरतें। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और कानून की वापसी के लिए देश भर में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली की सीमाओं पर लगातार 82 दिनों से डटे हुए हैं किसान, तो लगातार अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा में महापंचायतों का दौर भी जारी है। राकेश टिकैत इन दिनों महापंचायत के जरिए जन समर्थन आंदोलन को और ज्यादा मिले इसकी कवायद में जुटे हुए हैं। दिल्ली की सीमाओं पर लगातार 82 दिनों से किसान डटे हुए हैं। वहीं आपको बताते 16 फरवरी को जब सर छोटू राम की जयंती है, इस दिन किसान एकजुटता का संदेश देंगे। उसके बाद 18 फरवरी को लेकर जैसा कि किसान पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि रेल रोको अभियान चलाया जाएगा। 18 फरवरी को 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ट्रेन रोकेंगे किसान। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप कुंडू जुड़ चुके हैं। अनूप, लगातार किसान अपना रोड मैप जो जारी करते हैं उसी के तहत अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब 16 तारीख और 18 तारीख को लेकर क्या तैयारियां किसानों की? देखिए नंदिनी जी, जिस प्रकार से 82 दिन हो चुके हैं इस आंदोलन को चलते हुए और इसमें अलग अलग प्रकार के हमें धरने, प्रदर्शन और कार्यक्रम देखने को मिले हैं। अगर हम कल रात की ही बात करें तो कैंडल मार्च निकाला गया था शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। पूरे देश में, पूरे प्रदेश में हमने कैंडल मार्च देखा। अब जिस प्रकार से दीनबंधु सर छोटूराम जयंती का कार्यक्रम है उसको लेकर भी अभी से किसानों ने तैयारियां कर दी है। और उसके बाद जो रेल रोको आंदोलन इन्होंने चलाया है कि 18 तारीख को वो 12 बजे से 4 बजे तक रेल रोकेंगे, उसके लिए भी पूरी तैयारियां कर रहे हैं। चाहे वो रोड जाम करने की बात हो 3 घंटे के लिए, वो भी किसानों ने पूर्णतः बंद रखा था। इस प्रकार से कह सकते हैं कि किसान जिस भी कॉल को यहाँ पर करते हैं कि भाई ये कार्यक्रम करना है, उसको अच्छी तरह से वो पूरा निभाते हैं। और ऐसा देखने में आया है कि अब तक चाहे टोल फ्री की बात हो, चाहे 3 घंटे के लिए रोड जाम करने की बात हो, चाहे कैंडल मार्च की बात हो, या फिर आने वाले 2 कार्यक्रम जो फिलहाल हैं, दीनबंधु सर छोटूराम जयंती और रेल रोको, ये भी इसके लिए भी किसानों ने पूरी तैयारियां जी अनूप, कुल मिलाकर कहा जाए 18 तारीख की अगर मैं बात करूं तो अब तक देखिए सड़कों पर चक्का जाम हुआ, वो सब देश ने देखा, उसे फेस किया। लेकिन अब 18 तारीख को रेल रोको अभियान के लिए जब किसान इकट्ठा होंगे और ट्रेन को रोका जाएगा तो जाहिर तौर पर और ज्यादा परेशानियां बढ़ेंगी तमाम उन लोगों के लिए जो दूर दराज देश में ट्रैवल करते हैं। हाँ बिल्कुल नंदिनी जी, हालांकि अभी तक ट्रेन उस संख्या से नहीं चल रही जिस संख्या से आम चलती थी, बहुत कम ट्रेनें चल रही है। लेकिन फिर भी किसानों ने जिस प्रकार से कॉल करके ये कह दिया है कि वो रेल रोकेंगे तो वो 100% रेल रोकेंगे, जिसको लेकर के प्रशासन भी तैयारियां कर रहा है। हालांकि 12 से 4 बजे तक का ही समय रखा गया है और समय सारणी के अनुसार बहुत ऐसी ट्रेनें होती है जो समय के अनुसार चलती है। लेकिन इसको जो सरकार को चेताने के लिए जो कार्यक्रम रखा है उसको किसान हर हालत में करने का मन बना चुके हैं। और किसानों से हमने जब बातचीत की तो उन्होंने कहा था कि वो 12 से 4 बजे तक की जो कॉल आई है रेल रोकने की उसको रोकेंगे। इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आजकल जो ट्रेनें हैं कोरोना की वजह से कम चल रही हैं, लेकिन किसान फिर भी अपना कार्यक्रम करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के लिए। तो किसान अब 16 फरवरी और 18 फरवरी को लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। 16 फरवरी जब सर छोटू राम की जयंती पर किसान एकजुटता का संदेश देंगे और उसके बाद 18 फरवरी जब किसान रेल रोको कार्यक्रम करने वाले हैं 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक। तो आपको बता दें आंदोलन 82 दिनों से लगातार जारी है। 16 फरवरी को देश भर में किसान कार्यक्रम करने वाले हैं सर छोटू राम की जयंती पर।
और इस खबर पर गुरुग्राम से हमारे सहयोगी मनोज कौशिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, लगातार किसान अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश में महापंचायतें कर रहे हैं और 16 तारीख को अब जैसे सर छोटू राम की जयंती पर किसान एकजुटता का संदेश देंगे, तो आंदोलन को जितनी ताकत के साथ किसान बढ़ा सकते हैं, सारी कोशिशें की जा रही हैं सरकार पर दबाव बनाने की। मनोज जी बिल्कुल नंदिनी, न सिर्फ हरियाणा में बल्कि जो देश के अन्य राज्य हैं वहां पर भी महापंचायतों का बात की जा रही है कि और जो है किसान, और साफ तौर पर यहाँ पर ये भी देखने वाली बात है नंदिनी कि अब इन महापंचायतों किसानों के अलावा आम लोग भी जो है वो पहुंच रहे हैं, किसानों को अपना समर्थन दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो किसान आंदोलन और भी उग्र रूप लेता जा रहा है। जिस तरह से कृषि मंत्री का बयान आता है उसके बाद खासा रोष जो है वो किसानों में है। मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी की भी बात की जा रही है। साथ में अब ये जो 18 तारीख को भी एक रेल रोको जो आंदोलन है इसकी भी वो घोषणा कर चुके हैं। अब आने में देखना ये होगा कि सरकार किस तरह से निपटती है इस आंदोलनों से। जी नंदिनी। जी बिल्कुल मनोज, और आंदोलन के दौरान ये भी देखा जा रहा है कि सियासी लोग भी कितना फायदा आंदोलन का ले रहे हैं। किसान एक तरफ लगातार 82 दिनों से बैठे हैं, वहीं दूसरी तरफ तमाम नेताओं का, विपक्ष के नेताओं का आंदोलन के दौरान आना अपने आप में ये संकेत देता है कि कहीं ना कहीं सियासी फायदा लेने की भी कोशिश की गई है आंदोलन की, क्योंकि मंच पर कई राजनीतिक चेहरे भी नजर आए। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर राकेश टिकैत ये साफ कर चुके हैं कि हमें आंदोलन में आपके साथ की जरूरत है, लेकिन मंच पर हम आपको जगह नहीं देंगे। आप हमसे मिलना चाहते हैं आप जरूर आइए, लेकिन मंच पर किसी को आने की जो है आजादी नहीं दी जाएगी। साथ ही जो कोई भी नेता अगर इन लोगों से मिलने चाहता है, चाहे सिंगू बॉर्डर की बात करें या गाजीपुर की बॉर्डर की बात करें, तो ये जो राकेश टिकैत हैं या जो भी अन्य जो इनके नेता हैं वो मंच से उतरकर इनसे मिलते हैं। नंदिनी, विपक्ष साफ तौर पर फायदा उठाना चाह रहा है। जिस तरह से कल भी दीपेंद्र हुड्डा ने जो है हरियाणा सरकार पे हमला बोला, तो ये कहीं ना कहीं साफ दिखाता है कि जो सियासी रंग है वो भी अब इस किसान आंदोलन पर चढ़ता नजर आ रहा है। जी नंदिनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार महापंचायतें हो रही हैं, महापंचायतों के जरिए भी ज्यादा से ज्यादा जन समर्थन मिले किसान आंदोलन को, इसकी कवायद में राकेश टिकैत और तमाम किसान नेता जुटे हुए हैं। इन दिनों हरियाणा में सबसे ज्यादा केंद्र में अगर कोई किसान नेता नजर आ रहे हैं तो वो हैं राकेश टिकैत। लगातार महापंचायतें कर रहे हैं, गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं, ग्रामीणों से मुलाकात कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा जन सहयोग की अपील कर रहे हैं। अब देखते हैं कि इन महापंचायतों का कितना असर सरकार के ऊपर होता है। लेकिन 82 दिन हो चले हैं इस आंदोलन को और अभी तक सरकार की तरफ से 11 दौर की बातचीतें जो पहले हुई वो हुई, लेकिन उसके बाद एक भी बार सरकार की तरफ से किसानों को अप्रोच नहीं किया गया है बातचीत के लिए। यानी बातचीत की पेशकश दोनों पक्षों में से किसी ने भी एक दूसरे को अभी तक नहीं दी है। तो अब यह भी कहना मुश्किल है कि आखिर समाधान कब निकलेगा और सबसे बड़ी बात है कि कैसे निकलेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी लाजपत जुड़ चुके हैं। लाजपत, लगातार आंदोलन आगे बढ़ रहा है अलग अलग तरीकों से और अब मुलाकातें नहीं हो रही हैं। पहले मुलाकातें हो रही थी तो एक समाधान की उम्मीद थी लोगों के मन में कि शायद किसी ना किसी मुलाकात में समाधान निकल जाएगा, लेकिन अब दूर दूर तक समाधान दिख नहीं रहा है। लाजपत जी बिल्कुल नंदिनी, देखिए बात करें तो सिंगू बॉर्डर जो बिंदु पॉइंट है जहाँ से किसान आंदोलन को लीड मिलती है, 40 लोग जो एक जत्थाबंदी है जो कि ग्रुप बना हुआ है, जो कि गुप्त बैठक रखता है और इसके अलावा जो किसान है वो धरने पर बैठे रहते हैं। कहीं ना कहीं 12 दौर की जो बैठक हुई है किसान और सरकार के बीच की, वो कहीं ना कहीं सफल रही है। इसके बाद लगातार किसान आंदोलन अपना तूल पकड़ता जा रहा है। जैसे जैसे किसान आंदोलन आगे बढ़ रहा है लेकिन सरकार बैकफुट होती हुई नजर आ रही है। सरकार को बैकफुट इसलिए कहेंगे कि लगातार जो 12 दौर की बैठक हुई है उसमें कोई समाधान नहीं निकला है। आम जनता की इस पे नजरें टिकी हुई हैं। जैसे जैसे किसानों की तरफ से एक आह्वान किया जाता है, लगातार आप किसी भी मुद्दे पे जाएं, गणतंत्र दिवस को जो कि गिरकरी हुई, काफी जो ट्रैक्टर मार्च निकालना था, जो दिल्ली के अंदर कूच करना था, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो काफी बैकफुट हो गया था ये जो किसान आंदोलन। और इसके बाद ट्रैक्टर जो चक्का जाम की बात करें तो चक्का जाम में आम नागरिक के अंदर एक दहशत बन चुकी थी, लोगों ने खुद ही इसको समर्थन दिया था। अब रेल रोको आंदोलन की जो चेतावनी दी गई है इसको भी लेकर कहीं ना कहीं आम नागरिक के अंदर एक दहशत बनती हुई नजर आ रही है। किसान और सरकार की जो बीच की खाई है, जो खींचातानी है, उसको कहीं ना कहीं मद्देनजर रखते
हुए जो बीच की खाई है उसको कम करके और एक बेंच पर बैठकर बातचीत करनी चाहिए। सरकार को न्योता देना चाहिए, क्योंकि लगातार किसान आंदोलन की बात करें तो आम नागरिक के अंदर एक डर बन चुका है। व्यापार की बात करें नंदिनी, बात लगातार व्यापार पे आ जाते हैं। व्यापार की बात करें तो व्यापार के लिए बैकफुट होते हुए नजर आ रहे हैं। फैक्ट्री जो है वो पलायन करती हुई नजर आ रही है। जो व्यापारी है, यहाँ पर जो काम करने आए थे मजदूर जो मजबूर हैं बैकफुट होने के लिए, वो भी अपने अपने घर जाना शुरू हो गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह के आंदोलन से काफी प्रभाव देश पर पड़ता है। तो अपील है उन लोगों से संयम और शांति बनाकर रखें। हरियाणा न्यूज की टीम की तरफ से अपील है कि आप संयम और शांति से अपना प्रदर्शन करें, आम नागरिक को परेशान ना करें, क्योंकि रेल रोको आंदोलन काफी बड़ा है। लाजपत, आपका तमाम जानकारी के लिए। जाहिर तौर पर आंदोलन लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं उससे कहीं ना कहीं आम आदमी ये सोचने पर मजबूर है कि आखिर कब तक हम परेशान होंगे, कब तक किसान और सरकार इस मसले का समाधान निकालेंगे। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे रविवार को पुलवामा अटैक की बरसी पर कैसे शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। तमाम तस्वीरें देश भर से, प्रदेश भर से आई हैं। कैथल, पेहोवा, उकलाना, फतेहाबाद, यमुनानगर और झज्जर में कैंडल मार्च निकाला गया। वहीं मार्च में किसान संगठनों ने किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को भी याद किया। आपके सामने ये 6 तस्वीरें हैं जिनमें कैथल, पेहोवा, उकलाना, फतेहाबाद, यमुनानगर, झज्जर में कैंडल मार्च निकाला गया। वहीं इंद्री अनाज मंडी में महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत ने शिरकत की। इस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी भी पहुंचे। कई किसान नेताओं ने शिरकत की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी पर कानून बनाने में क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार किसानों की बात नहीं मानती तब तक किसानों का आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। हरियाणा के कुछ क्षेत्र में कुछ फसलों पे और पंजाब में मिलती है। मोर्चा मत तो मंडी है ही नहीं, वो एमएसपी है ही नहीं। ये जो बड़ी लड़ाई है और जहां रोड़ा ठकरा, राज्यपाल जी वहां पे बात करते हैं, सब लोग बातचीत वहां पे करते हैं जब जाते हैं। 40 लोग हैं हमारे, हम एमएसपी पे बात करते हैं, वे कहते हैं जी नहीं एमएसपी नहीं दे सकते। भाई आप ये बताओ कि दिक्कत कहां है, आप उसको कर दो व्यापारी से, हम अपने आप निपट लेंगे। अगर आपको व्यापारी का हित चाहिए तो उसको डिफरेंस दे दो आप हमको। यहाँ पे एक बार 400 रुपए बाजरे पे दिया हरियाणा में, लेकिन बिहार और आसाम का जो किसान है, जो पहाड़ पे रह के खेती करता है, जो धान की खेती करता है, उसको तो एमएसपी का पता ही नहीं कुछ भी। ये लड़ाई जो जत्थेबंदी 40 लोगों की है, ये पूरे देश के किसानों के फैसले करेगी। वहीं सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने किसानों को लेकर कहा कि किसान भूखा रहकर पूरे देश के लिए अन्न उगाता है और सरकार किसानों की आय को 2 गुना करना चाहती है। किसानों की मांगों को लेकर उन्होंने कहा कि सभी मांगे ठीक भी नहीं होती और गलत भी नहीं होती। किसान अपने नजरिए से किसान कृषि कानूनों को देख रहा है, जबकि सरकार ने किसानों के फायदे के लिए ही कानून लागू किए हैं। देखो, मांग कभी पूरी नाजायज नहीं होती, न कभी पूरी सही होती। दोनों चीजें ऐसी हैं। उनका भी मकसद यही है कि किसान की आमदनी बढ़े, हमारा कोई ऐसा समाधान निकाले। मैं मान के चलता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी कोई ना कोई अच्छा रास्ता निकाल लेंगे ताकि किसान की भी आमदनी बढ़े और देश का, क्योंकि ये किसान पेट पालता है, इनके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल लोहारू पहुंचे, जहां पर ग्राम पंचायतों के साथ उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने हलके में सरसों आदि फसलों का निरीक्षण भी किया। कृषि मंत्री ने कहा कि लोहारू विधानसभा क्षेत्र के लोगों को पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल मुहैया करवाने के लिए सरकार ने 90 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली विभिन्न पेयजल संबंधी परियोजनाओं को
स्वीकृति प्रदान की है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि देश के अधिकांश लोग गांव में रहते हैं। ग्रामीण लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। कृषि क्षेत्र काफी विस्तृत होने के कारण इसमें रोजगार की भी अपार संभावनाएं हैं। मनोहर लाल जी ने दक्षिण हरियाणा के लिए बहुत ही जोरदार योजना दी है, जिससे सारा का सारा इलाका, चाहे वो ट्यूबवेल से हो चाहे नहरों से हो, टैंक बनाकर ड्रिप इरिगेशन से सोलर की पंप लगा के उससे जो खेती करेंगे तो कम पानी में ज़्यादा उपज होगी, ऐसी योजना लेके आए हैं। और इस योजना पे किसान को कुछ पैसा नहीं देना पड़ेगा, सारा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है सरकार के खजाने से आएगा। और इस बार हम किसानों के लिए बजट बढ़ाएंगे। लोहारू हलके के अंदर तो 50 करोड़ रुपए का HAU का सेंटर मंजूर हो चुका है, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का सेंटर मंजूर हो चुका है, लाला लाजपत राय वेटरनरी यूनिवर्सिटी का सेंटर मंजूर हो चुका है, और जो एक्सीलेंस सेंटर है बागवानी विभाग का वो मंजूर हो चुका है। एक तरफ किसानों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ कृषि मंत्री JP दलाल के बयान पर किसान काफी आक्रोशित हैं और इस पर विपक्ष की तरफ से भी काफी तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि आखिर कृषि मंत्री JP दलाल का क्या है वो बयान जिसकी वजह से किसान आक्रोशित हैं। कृषि मंत्री JP दलाल के बयान पर अब मामला गरमाने लगा है। दरअसल कृषि मंत्री ने किसानों को लेकर एक विवादित बयान दिया था। हालांकि कुछ देर बाद ही मंत्री ने अपने बयान को वापस ले लिया था, लेकिन बयान को वापस लेने के बाद भी किसान प्रदेश भर में JP दलाल का विरोध कर रहे हैं। फतेहाबाद के लघु सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे किसान संगठनों ने कृषि मंत्री JP दलाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान नेता मोहन लाल ने बताया कि मंत्री ने किसानों को लेकर गलत बयानबाजी की। मंत्री की किसानों के प्रति कोई संवेदना नहीं है। किसानों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि JP दलाल को बर्खास्त किया जाए। कल मैंने कृषि मंत्री का बयान सुना और आज अखबारों में पढ़ा है। कृषि मंत्री की किसानों के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं है, वो इसे हल्के में ले रहे हैं, जबकि किसान वहाँ आंदोलन करते हुए 200 से ज्यादा वहाँ शहीद हो गए हैं दिल्ली के अंदर, और भी पंजाब में, हरियाणा में काफी लोग आंदोलन करते हुए कहीं एक्सीडेंट के शिकार हो गए हैं या और कहीं इस तरह शहीद हो गए हैं। तो कल का जो बयान है बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कृषि मंत्री का, और हम तो मांग करते हैं, यहाँ किसान सभा के लोग यहाँ बैठे हैं, किसान मोर्चा के लोग यहाँ बैठे हैं, कि ऐसे कृषि मंत्री को जिसकी कोई संवेदनशीलता नहीं है किसानों के प्रति, उसे तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। अंबाला में भी कृषि मंत्री JP दलाल का विरोध देखा गया। कृषि मंत्री के बयान पर शंभू बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों ने जमकर हल्ला बोला। किसानों ने कृषि मंत्री के बयान पर खुलकर नाराजगी जाहिर की। किसानों ने मांग की है कि मंत्री पर कार्रवाई हो और उन्हें पार्टी से हटाया जाए। किसानों ने कृषि मंत्री के बयान की भरसक निंदा की। वो तो उस तरह है जैसे एक हाथ दाढ़ी हो एक पैरों को। पहले तो इन्होंने ऐसा गंदा बयान देकर सारे किसान वर्ग की बहुत तौहीन की है, जो बहुत ही चिंताजनक विषय है। एक बहुत बड़ी किसान आंदोलन की बेइज्जती है इसमें, और एक सारे किसान वर्ग की बेइज्जती है। जो इसने बयान दिया बहुत ही अफसोसजनक है। सारा किसान वर्ग, सारा देश इसकी घोर निंदा करता है। अब वो बात दूसरी है, तो इतना गंदा बयान देकर इसने जो माफी मांगी है, हम ये किसान वर्ग इसको कभी माफ नहीं करेगा। लोकतंत्र की सुनने की तो क्या, उल्टा इनको बदनाम करने पर लगे हुए हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लीडरों को, और लोगों को भी सोचना चाहिए कि ऐसे लीडरों को अपने घर में और अपने हलके में बढ़ने से बंद कर देना चाहिए। और हम भी स्टेट लेवल पे प्रधान जी को इसके बारे में बोलेंगे, कोई भी ऐसा नेता हमारे बीच में ना रहे, उसके लिए कोई ना कोई सिस्टम बनाया जाए कि हमारे समाज में ऐसे गंदे लोग ना रहे, ना आगे आए। और भी सोचना पड़ेगा लोगों को आने वाले समय के अंदर। मंत्री जी का बयान आया है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है, क्योंकि आम जन समाज में कोई भी किसी की भी डेथ हो जाती है, उसके ऊपर हर आदमी भावहीन श्रद्धांजलि देता है,
मन में अफसोस करता है कि जो भाई गुजर गया है उसका एक परिवार होता है, बच्चे होते हैं, बीबी होती है, माँ बाप होते हैं, जो पूरे परिवार को वो चलाता है। लेकिन जो 200 किसान गुजर गए हैं वो एक अपना आंदोलन करते हुए वो शहीद हुए हैं, जिनको हंस के बोल रहा था। देखो कितनी घटिया बात है कि हंस के बात कर रहा था, अभी क्या हो गया, वो गुजर गए। तो इनके मन में आम समाज के बारे में यदि कहीं भी कुछ भी बात होती है, इनके जो लीडर साहबान ने ये अपना परिचय दिया कि हमें किसी का कोई अफसोस नहीं, कोई मरे कोई जिए, हमने तो मंत्री बनना था, हम मंत्री बन गए हैं। गोहाना में भी जेपी दलाल के खिलाफ विरोध देखा गया। गांव क्षेत्र हरा में सर छोटू राम की जयंती के अवसर पर सर छोटू राम विचार मंच समिति ने जहां सर छोटू राम की प्रतिमा का अनावरण किया, तो वहीं दूसरी तरफ समिति के पदाधिकारियों ने कृषि मंत्री जेपी दलाल के बयान को लेकर उनकी निंदा की। किसानों का कहना था कि जिस तरह से मंत्री ने किसानों को लेकर बयान दिया है उसके हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। किसानों ने कहा कि उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। समिति के अधिकारियों का भी कहना है कि वे किसानों के साथ हैं और आगे भी किसानों के साथ रहेंगे। विचार समिति से कह रहा था और हमने एक फैसला लिया है कि हम एक किसानों के आंदोलन के समर्थन में पैदल मार्च निकालेंगे और घर घर तक आंदोलन को जन आंदोलन बनाएंगे, घर घर तक आवाज देंगे, पहुंचाएंगे और आंदोलन को और ज्यादा मजबूत करेंगे। और जो ये सरकार है, केंद्र सरकार जो है, ये किसानों के साथ अन्याय कर रही है। जो अन्नदाता जो अपने आप को भूखा रखता है, पूरे हिंदुस्तान का पेट पालता है, अपने आप को भूखा रखता है, उसके साथ ये अन्याय कर रही है। और कृषि मंत्री का जो कल बयान आया है उसकी हम घोर निंदा करते हैं और हम उसके पूरे खिलाफ हैं। और हम इस आंदोलन में ट्रैक्टर ट्रैलियों से भी तन से, मन से, धन से पूरी मजबूती देंगे इस आंदोलन को। और हम किसानों के साथ हैं। हमारी समिति ने पहले भी फैसला किया, पहले भी हम ट्रैक्टर ट्रैलियों में वहाँ गए हैं, 3-3, 4-4 दिन हमारे सभी साथी, सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी सभी वहाँ रहे हैं और आगे भी हम वहाँ रहेंगे। एक तरफ तो कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ कृषि मंत्री के बयान ने किसानों में और गुस्सा भर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इस